Hello everyone. In today's segment, we'll be covering fundamental duties and directive principles of state policy. ये दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और अगर टाइम आज परमिट करेगा तो इसके बाद हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो पहले यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज. सो लेट अस बिगिन. दो द राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स आर कोरिलेटिव, ये आपस में रिलेटिव है, राइट्स भी और ड्यूटीज भी, और इनसेपरेबल है, मतलब एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता. राइट्स और ड्यूटीज कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे को. हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सिर्फ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड किया था, फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूडेड नहीं थे. The framers of the Constitution did not feel it necessary to incorporate the fundamental duties of the citizens in the Constitution. However, they incorporated the duties of the state. लेकिन उन्होंने incorporate की duties of the state in the constitution in the form of the directive principles of state polity. तो उन्होंने framers of the constitution ने citizens की duties तो include नहीं की जब हमारा constitution adopt किया गया, लेकिन उन्होंने duties of the state जरूर mention की in the form of directive principles of state policy. बाद में 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए थ्रू दी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई. द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्स्टवाइल यूएसएसआर. तो यूएसएसआर जब होता था, अर्स्टवाइल मतलब उस टाइम का, तो यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंस्पायर होके फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेट की है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. कोई भी जो notably none of the constitutions of major democratic countries like USA, Canada, France, Germany, Australia and so on specifically contain a list of duties of citizens. तो वो क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैं, जैसे यूएसए हो गई, कनाडा हो गई, फ्रांस हो गई, जर्मनी हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, तो इनमें डेमोक्रेटिक जो मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं इनमें प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज है ही नहीं. एक जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पे जब फंडामेंटल ड्यूटीज हैं सिटीजन्स की, और इंडिया में. लेकिन जो सोशलिस्ट कंट्रीज हैं, सोशलिस्ट कंट्रीज जैसे उस टाइम के यूएसएसआर, चाइना, नॉर्थ कोरिया, तो ये जो सोशलिस्ट कंट्रीज हैं, नॉर्थ कोरिया बिल्कुल कम्युनिस्ट में आ जाती है, हार्डकोर कम्युनिस्ट में, तो सोशलिस्ट कंट्रीज हैं इनमें फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड हैं. तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट ने इंक्लूड की है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे इंक्लूड की गई है? स्वर्ण सिंह कमेटी. यूपीएससी कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछती है कि एक कमेटी का नाम विद मैच द कॉलम में, तो एक कमेटी उसकी कोई जो मेन कमेटी जो मेन पर्पस के लिए वो कमेटी जानी गई है, तो आप याद रखना कि दो कमिटीज फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, एक तो वर्मा कमेटी जो हम आगे पढ़ेंगे, और स्वर्ण सिंह कमेटी. स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पे फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट की गई. तो कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूडेड हैं? आर्टिकल 51A. According to Article 51A, it shall be the duty of every citizen of India. तो यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछे हैं इन द पास्ट कि जैसे वन लाइनर देके, और यूपीएससी ने पूछा है कि वेदर द फंडामेंटल ड्यूटीज टॉक अबाउट दिस प्रोविजन और नॉट. तो इसलिए आप फंडामेंटल ड्यूटीज के जितनी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है आप याद जरूर रखना. डायरेक्ट क्वेश्चंस पास में आ चुके हैं, हम सेशन के एंड में डिस्कस करेंगे अगर टाइम परमिट करेगा. So first fundamental duty is to abide by the constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजंस है उसको अबाइड करना, एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, उसके आइडियल्स को रिस्पेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना, और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना. दूसरा, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. तो नेशनल स्ट्रगल फ्रॉम जो आइडियल्स ने इंस्पायर किए नेशनल स्ट्रगल हमारी फ्रीडम की, उसको चेरिश करना और फॉलो करना. नोबल आइडियल्स.
that inspired the national struggle for freedom. To uphold and protect the sovereignty, unity, integrity of India. Sovereignty, unity, integrity of India के बारे में हमने कहाँ पे पढ़ा था पहले preamble में. तो to uphold and protect. So it is the duty of every citizen. हमने फंडामेंटल राइट्स में भी देखा कि कैसे स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है फॉर द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया इन द एक्सरसाइज ऑफ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द यूनिटी, सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया. टू डिफेंड द कंट्री and render national service when called upon to do so. तो हमने फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ा था कि कैसे स्टेट अगर कोई कई बारी नेशनल सर्विस के लिए आगे वॉलंटियर करवा सकती है, कभी डिफेंस में भी वॉलंटियर करवाने के लिए स्टेट कंपल्सरी प्रोविजन बना सकती है. तो यहाँ पे ड्यूटी है कि अगर ऐसा कभी प्रोविजन, ऐसी जरूरत पड़े तो डिफेंड करना है कंट्री को, टू डिफेंड द कंट्री, और अपनी नेशनल सर्विस के लिए वॉलंटियर करना है. सो रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. फिफ्थ, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड. कॉमन ब्रदरहुड के बारे में हमने पहले कहाँ पढ़ा है? फ्रेटर्निटी, प्रियम्बल में. तो हमारा ये ड्यूटी बनता है कि हम हार्मनी को प्रमोट करें, आपस में हार्मनी हो, कॉमन ब्रदरहुड का स्पिरिट हो सभी लोगों में, और ये जात पात, रिलीजन के नाम पे, जितनी भी डाइवर्सिटी है उसके नाम पे कुछ लड़ाइयाँ ना हो. So to promote harmony and spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional और सेक्शनल डाइवर्सिटीज. तो सेक्शनल डाइवर्सिटी, सेक्शन में जितना रीजन के कारण जितनी भी डाइवर्सिटी है, क्योंकि इंडिया जोग्राफिकली बहुत सारे रीजन्स में डिवाइडेड है, एक समान रीजन नहीं है, कंटिजियस नहीं है. कहीं पे ट्राइबल एरियाज हैं, हिली एरियाज हैं, तो डिफरेंट जाति के, डिफरेंट जात के, डिफरेंट रीजन के, डिफरेंट रीजन सेक्शन के और डिफरेंट रिलीजन्स के लोग इंडिया में मौजूद हैं. तो इन सबको साइड पे रख के एक स्पिरिट ऑफ हार्मनी और कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारा को प्रमोट करना. एंड टू रिनाउंस द प्रैक्टिसेस derogatory to women, to the dignity of women. तो डिग्निटी, औरतों की डिग्निटी के खिलाफ जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उन प्रैक्टिसेस को रिनाउंस करना, छोड़ना. फर्दर, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज. तो रिच हेरिटेज को ऑफ द कंट्रीज कॉम्पोजिट कल्चर, जितना हमारा कॉम्पोजिट कल्चर है, विभिन्न प्रकार का कल्चर है, उसको जितना उसका रिच हेरिटेज है उसको वैल्यू करना और उसको प्रिजर्व भी करना, ये डिस्ट्रॉय नहीं करना. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट. तो नेचुरल एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करने की और उसको इम्प्रूव करने की ड्यूटी है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गए. एंड टू हैव कंपैशन फॉर ऑल द लिविंग क्रिएचर्स. देखो कितना बारीकी में जाके फंडामेंटल ड्यूटीज में कितना इंट्रिकेट तरीके से चीजें मेंशन की गई हैं कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, जितने भी वाइल्ड लाइफ है, उसके लिए कंपैशन रखना, प्रोटेक्ट करना, इम्प्रूव करना नेचुरल एनवायरनमेंट को. टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. और रिफॉर्म अपना रूढ़िवादी में जटिल नहीं रहना, टाइम के साथ इवॉल्व करना, रिग्रेसिव नहीं रहना, प्रोग्रेसिव रहना. टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर वायलेंस. तो जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई प्रॉपर्टी, उसको सेफगार्ड करना और वायलेंस को गिव अप करना. टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी. तो अपनी पर्सनल प्लस कलेक्टिव एक्टिविटी में हमेशा ये रखना दिमाग में कि एक्सीलेंस की ओर बढ़ना है.
so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। क्योंकि अगर हम अपनी इंडिविजुअल लेवल पे भी एक्सीलेंस की ओर ध्यान देंगे और कलेक्टिवली कुछ लोग मिलके भी एक्सीलेंस की ओर ध्यान देंगे, तो नेचुरल है कि हमारा देश की भी उन्नति होगी, हमारे कंट्री एज अ होल प्रोग्रेस की ओर बढ़ेगा, अचीवमेंट की ओर बढ़ेगा। टू प्रोवाइड, ये आखिरी है फंडामेंटल ड्यूटी, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड। तो बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, तो 6 to 14 ईयर्स के बीच में एक ड्यूटी है एक किसी भी इंडिविजुअल की जिनके बच्चे हैं 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज में, कि अपने बच्चों को एजुकेशन प्रदान करना। ये कौन से अमेंडमेंट ने इंक्लूड किया था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा ये ऐड हुआ था। और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे आपको ये याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसिएबल इन कोर्ट नहीं है, तो कोर्ट में इन्फोर्स नहीं हो सकती। अगर कोई वायलेट करे फंडामेंटल ड्यूटी तो उसे इस बेसिस पे कोर्ट में लेके नहीं जाया जा सकता कि फंडामेंटल ड्यूटीज इस पर्टिकुलर पर्सन ने वायलेट की है। पर क्या ये कंप्लीटली टूथलेस है? नहीं, ये टूथलेस नहीं है। आगे हम देखेंगे कि कैसे वर्मा कमेटी की ऑब्जर्वेशन ये थी कि पार्लियामेंट ने फ्रॉम टाइम टू टाइम काफी सारे ऐसे लॉज स्टैट्यूट के द्वारा इन फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट किया है, और उसने फिर वो एक्ट्स के द्वारा पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की है। जैसे अभी आपको पढ़ते हैं कौन से लॉज पार्लियामेंट ने इनैक्ट किए हैं, वर्मा कमेटी की ऑब्जर्वेशंस। सो द वर्मा कमेटी ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, जो 1999 में एस्टैब्लिश की गई थी, आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजंस। तो उसने आइडेंटिफाई किए लीगल प्रोविजंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज के क्या है? प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। So Prevention of Insults to National Honor Act 1971, which prevents disrespect to the Constitution of India, National Flag and National Anthem। तो ये जो है Prevention of Insults to National Honor Act, ये disrespect Constitution को, National Flag को, National Anthem को prohibit करता है। फिर बाकी कितने सारे क्रिमिनल लॉज हैं जो पनिशमेंट देते हैं, जो अगर आप आपस में भेदभाव और लड़ाई प्रमोट करो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ लैंग्वेज, रेस, place of birth, religion, and so on. So the various criminal laws in force provide for punishment for encouraging enmity between different sections of people on the grounds of language, race, place of birth, religion, and so on. फिर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है 1955, जो पनिशमेंट देता है ऑफेंसेस रिलेटेड टू कास्ट एंड रिलीजन। तो कास्ट एंड रिलीजन के बेसिस पे अगर कुछ अगर अब लड़ाई बढ़ाई जाए और दंगा फसाद हो, तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट पनिशमेंट देता है फॉर ऑफेंसेस रिलेटेड टू कास्ट एंड रिलीजन। Then Indian Penal Code declares the imputations and assertions prejudicial to national integration as punishable offense। यानी कि जितने भी क्लेम्स और स्टेटमेंट्स हों जो हानिकारक हैं नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, उसको इंडियन पीनल कोड पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर करता है। फर्दर जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, वो किसी भी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन को एक अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर करता है। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है जो 1951 के द्वारा जो डिस्क्वालीफाई करता है मेंबर्स को ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अगर वो किसी प्रकार की करप्ट प्रैक्टिस में इंडल्ज करें। करप्ट प्रैक्टिस किस प्रकार की? वोट्स मांगना ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन या एनिमिटी प्रमोट करना बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल, किस ग्राउंड पे? कास्ट, रेस, लैंग्वेज, रिलीजन एंड सो ऑन। एनिमिटी प्रमोट नहीं कर सकते हो तो वो करप्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के द्वारा। फिर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, वो प्रोहिबिट करता है ट्रेड इन रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो जितनी रेयर हैं और एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का,
जो चेक करता है बहुत ही जितनी डिफॉरेस्टेशन है उसको चेक करता है कि डिफॉरेस्टेशन ना हो, इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन और डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस, और फॉरेस्ट लैंड जो है उसको डाइवर्ट ना किया जाए, उसको फॉरेस्ट लैंड ही रहने दिया जाए, नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए डाइवर्ट ना किया जाए। ये चेक करता है कौन सा एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। ये आपको प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मेंस में अगर बाय चांस क्वेश्चन आ जाए कि आर फंडामेंटल ड्यूटीज मेयरली टूथलेस, क्योंकि ये अनजस्टिसेबल हैं, ये इन्फोर्स नहीं हो सकती कोर्ट में, तो आपको वहां पे ये लिखना है कि दे आर नॉट मेयरली टूथलेस, एज वर्मा कमिटी हैज ऑब्जर्व दैट देयर आर लीगल प्रोविजंस व्हिच मेक पनिशमेंट फॉर एंड व्हिच इम्प्लीमेंट सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटीज। तो वहां पे ये आपके जो 9 पॉइंट्स हैं काम आएंगे। इसी से हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज चैप्टर का इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है वो खत्म होते हैं। अब हम शुरू करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। So directive principles of state policy is our next topic. जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर एन्यूमरेटेड हैं, और कौन से आर्टिकल्स इंक्लूड करते हैं, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। 51A फंडामेंटल ड्यूटीज हमने अभी जस्ट नाउ कवर किया है। कुछ लोग फंडामेंटल ड्यूटीज को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बाद करवाते हैं, बट मेरा वे ऑफ टीचिंग में फंडामेंटल ड्यूटीज में फंडामेंटल राइट्स के बाद करवाती हूँ। तो फंडामेंटल राइट्स 51A और हाँ भी आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कहाँ से लिया है हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का आइडिया? फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके इंक्लूड की गई हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को कहा है कि बहुत ही नॉवल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नॉवल मतलब न्यू। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अलोंग विद फंडामेंटल राइट्स दे कंटेन द फिलोसफी। तो पूरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये दोनों पूरे फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन की सोल की तरह है। और ये कैसे अमेंड किए जा सकते हैं? ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 बाय स्पेशल मेजोरिटी। So the directive principles of state policy are enumerated in part 4 of the Constitution from Article 36 to 51. The framers of the Constitution borrowed this idea from the Irish Constitution of 1937. Dr. B.R. Ambedkar described these principles as novel features of the Indian Constitution. Directive principles along with the fundamental rights contain the philosophy of the Constitution and is the soul of the Constitution. तो ये हमने पढ़ा है, और सबसे पहले हम करेंगे फीचर्स। तो सेलियंट फीचर्स क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के? सबसे पहले इसका फ्रेज का मतलब क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो द फ्रेज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डिनोट्स द आइडियल्स। तो ऐसे आइडियल्स जिसे स्टेट अपने मन में रखे while formulating policies. So directive principles of state policy denotes the ideals that the state should keep in mind while formulating policies and enacting laws. तो policies बनाते समय, laws बनाते समय state जो हमने आर्टिकल 13 में आर्टिकल 12 में पढ़ा था, स्टेट का मतलब वो सेम मतलब है यहाँ पे आर्टिकल इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड भी जो सब स्टेट है वो सेम है। तो स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब है कि कुछ आइडियल्स जो स्टेट अपने मन में रखे वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, तो पॉलिसीज बनाते समय, और वाइल एनॉक्टिंग लॉज, तो लॉज इनैक्ट करते समय। दीज आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस हैं और recommendations to the state in legislative, executive and administrative matters. तो क्या है ये? इंस्ट्रक्शंस है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस है, recommendations हैं, किसके लिए? स्टेट के लिए। किस मामलों के लिए? उन स्टेट के लिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों के लिए। According to Article 36, the term state in Part 4 has the same meaning as in Part 3.
डीलिंग विद फंडामेंटल राइट्स। तो ये हमने ऑलरेडी अभी मैंने बोला कि जो स्टेट है, जो हमने फंडामेंटल राइट्स में जिस स्टेट की बात करी थी, आर्टिकल 12 में जो बात हुई थी, वो सेम स्टेट का इसमें भी सेम रेफरेंस है। Therefore, it includes the legislative and executive organs. तो स्टेट में क्या क्या है? Legislative and executive organs of the central and the state governments. Central and the state governments का legislative and executive organs, local authorities and all other public authorities in the country. तो जितनी भी local authorities है, municipalities, पंचायत, statutory companies हैं जैसे ONGC, गेल etc. और जितनी कोई प्राइवेट एजेंसी भी है जो स्टेट का काम कर रही है, तो वो सभी स्टेट की डेफिनेशन में आएगा, जैसे हमने आर्टिकल 12 में पढ़ा था। The directive principles resembles the instrument of his instructions. तो ये डायरेक्टिव किसको और रिजेंबल करते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एनमरेट किए गई थी। So the directive principles resemble the instrument of instructions enumerated in the Government of India Act 1935. In the words of B.R. Ambedkar, the directive principles are like the instrument of instructions which were issued to the Governor General and to the Governor of the colonies by the British government under the Government of India Act 1935. तो उस समय कुछ इंस्ट्रक्शंस इशू की गई थी गवर्नर जनरल और गवर्नर को, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिजेंबल करती है। What is called directive principles is merely another name for instrument of instructions. The only difference is that they are instructions to the legislative and the executive. तो उस समय पे गवर्नर और गवर्नर जनरल को इंस्ट्रक्शंस थी, अब किसको इंस्ट्रक्शंस है? ये इंस्ट्रक्शंस है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को। तो ये डिफरेंस है, ये बोला जा रहा है। और क्या फीचर्स हैं इसके? The directive principles constitute a very comprehensive, बहुत wide economic, social and political program for modern democratic state. तो ये बहुत ही वाइड इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए वो इंक्लूड करते हैं। They aim at realizing the high ideals of justice, liberty, equality, fraternity as outlined in the preamble to the Constitution. तो मकसद क्या है? उसको अचीव करना, जो हमारे आइडियल्स थे जस्टिस के, मेंशन प्रियम्बल में, लिबर्टी के, इक्वालिटी के, फ्रेटर्निटी के। दे एम्बॉडी द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। So they embody the concept of a welfare state and not that of a police state. पुलिस स्टेट का मतलब, पुलिस स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसका सिर्फ मकसद है लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना, बस। लेकिन जो एक वेलफेयर स्टेट होती है उसका मकसद होता है वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। तो वो सिर्फ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल नहीं करती, मकसद होता है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। इन ब्रीफ दे सीक टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। तो ये आपको याद रखना है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का एसेंस है वो है टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड social democracy in the country. The directive principles are non-justiciable in nature. That is, they are not legally enforceable by the courts for their violation. Therefore, the government, that is the central, state and the local, cannot be compelled to implement them. तो ये non-justiciable है, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, तो अगर स्टेट इनको इम्प्लीमेंट नहीं करे तो कोर्ट पास कोई नहीं लेके जा सकता गवर्नमेंट को। तो स्टेट को कोई कंपेल नहीं कर सकता डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन ये आपको याद रखना है, नेवरदलेस द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 37 इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आए मेंस में, तो आपको आर्टिकल 37 को कोट करना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये फंडामेंटल है फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो ये आपको आर्टिकल 37 मेंशन करना है। Nevertheless, the Constitution itself says that the principles are fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws.
सो हर ये स्टेट की ड्यूटी होनी चाहिए कि अप्लाई करे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जब वो लॉज बनाए। तो ये आर्टिकल 37 को आपने याद रखना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस। The directive principles, though non-justiciable in nature, चाहे ये non-justiciable हैं, help the courts in examining and determining the constitutional validity of a law. तो चाहे ये नॉन जस्टिसेबल हैं, ये हेल्प करते हैं सुप्रीम कोर्ट्स को। अगर किसी कोर्ट्स के पास कोई ऐसा क्वेश्चन में कोई ऐसा जजमेंट आए जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देखनी है कि क्या वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, तो उस लॉ के इंटरप्रिटेशन के लिए ये सुप्रीम कोर्ट को मददगार कोर्ट्स को मदद देता है। The Supreme Court has ruled many a times that in determining the constitutionality of a law, if a court finds that law in question seeks to give effect to directive principle, it may consider such law to be reasonable in relation to Article 14, equality before law, or Article 19, 6, freedom, and thus save such law from unconstitutionality. तो ये क्या बोल रहा है कि यदि कोई लॉ सुप्रीम कोर्ट के पास क्वेश्चन में आए कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो अगर यदि वो लॉ किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है, आगे हम पढ़ेंगे कौन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, लेकिन यदि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो अगर वो वायलेट भी कर रहा है इन दैट प्रोसेस आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल 19 द 6 फ्रीडम्स, तो उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करेंगे ऑन द ग्राउंड्स दैट फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग वायलेटेड। तो ये हेल्प करते हैं सुप्रीम कोर्ट को ऑन कोर्ट्स को ऑन डिसाइडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर लॉ। आगे हम देखेंगे कि कैसे क्लासिफाई किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इन 3 कैटेगरीज। वन इज सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, सेकंड इज गांधीयन प्रिंसिपल्स, थर्ड इज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये आपको ये यहाँ पे बात याद रखनी है कि जो क्लासिफिकेशन है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं करा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफरेंशिएट नहीं करा है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो सीधा सीधा 36 to 51 मेंशन किए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेकिन अभी हम देखेंगे कि कैसे ये ऑर्डर में नहीं है, ये 3 कैटेगरीज में हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। The Constitution does not contain any classification of directive principles. However, on the basis of their content and direction, they can be classified into 3 categories with socialistic, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो सोशलिस्टिक कौन सी हैं? जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करती हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी, पब्लिक रोल, गवर्नमेंट का बहुत रोल होता है सोशलिस्टिक, वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, वेलफेयर ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, ये सब काफी ज्यादा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में आता है। वेलफेयर ऑफ द वर्किंग क्लास, और गांधीयन प्रिंसिपल्स में जैसे ग्रास रूट डेवलपमेंट, कॉटेज इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट, और लिबरल इंटेलेक्चुअल मॉडर्न प्रोग्रेसिव लिबरल आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता हुआ। Socialistic principles, these principles they reflect the ideology of socialism and they lay down the framework of democratic सोशलिस्टिक स्टेट। तो हम जो जिसकी बात कर रहे हैं, हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, हार्डकोर सोशलिज्म की बात, कम्युनिस्ट सोशलिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात कर रहे हैं। So they lay down the framework of a democratic socialistic state and aims at providing social and economic justice. तो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को एस्टैब्लिश करने के लिए और एक वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करने के लिए जो प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है उसको हमने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की कैटेगरी में डाला है। तो ये कौन से हैं? आर्टिकल 38 टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो हमने बोला है कि वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करता है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। तो वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर, तो ये कीवर्ड्स हैं जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। तो टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिएटेड बाय जस्टिस। किस प्रकार का जस्टिस? सोशल
इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो जहाँ पे सोशल इनइक्वालिटीज ना हो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज ना हो और पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज ना हो, जस्टिस हो, वेलफेयर हो लोगों का। एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, तो इनइक्वालिटीज को कम करना किसमें, इनकम में इनइक्वालिटीज, स्टेटस की इनइक्वालिटीज, फैसिलिटीज की इनइक्वालिटीज और अपॉर्चुनिटीज की इनइक्वालिटीज। आर्टिकल 38। दूसरा क्या है, आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 का बी और सी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम एक बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं हो सकते, तो वहां पे आर्टिकल 39 बी और सी को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है कि यदि सरकार कोई लॉ बनाए जो आर्टिकल 39 बी और 39 सी को इम्प्लीमेंट कर रही है, तो वो इन दिस प्रोसेस अगर वायलेट भी करती है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 सिक्स फ्रीडम्स को, राइट टू इक्वालिटी को, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं की जाएगी। ये आगे हम जब रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे, तब हम अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए हम करते हैं आर्टिकल 39। टू सिक्योर द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, तो हर सिटीजन को सही एडिक्वेट मीन्स हो लाइवलीहुड के। फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, तो जो रिसोर्सेज हैं कम्युनिटी के उसको इक्विटेबली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, फॉर व्हाट, फॉर द कॉमन गुड। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि जो वेल्थ है वो कुछ ही लोगों के पास और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कुछ ही लोगों के पास सीमित ना हो, कुछ ही लोगों के पास ना हो, बल्कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर किसी के पास हो, अपॉर्चुनिटी हो मटेरियल रिसोर्सेज की, और हर किसी के पास मटेरियल रिसोर्सेज हो फॉर द कॉमन गुड। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, तो आदमी और औरतों को इक्वल पे मिले, इक्वल काम करने के, डिस्टिंक्शन ना हो, सेम काम करने के आदमियों और औरत को अलग अलग पेमेंट ना मिले, सेम पे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन। प्रेजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, सो हेल्थ ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की बात हो रही है यहाँ पे कि उनकी हेल्थ और उनकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। Children against forcible abuse, protection of children against forcible abuse, opportunities for healthy development of children, so opportunity ताकि बच्चों की healthy development हो पाए, उनको opportunity मिले उनके healthy development के लिए। Article 39A, to promote equal justice and to provide free legal aid to the poor, to provide free legal aid to the poor and to promote equal justice. फिर टू सिक्योर द राइट टू वर्क, तो अधिकार होना चाहिए काम करने का। द राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन पाने का, पब्लिक असिस्टेंस पाने का। इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, कोई भी डिसेबिलिटी हो, जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी हो किसी भी प्रकार की, तो वहां पे पब्लिक असिस्टेंस मिलने का, गवर्नमेंट का कुछ हेल्प मिलने की। टू मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, तो मैटरनिटी बेनिफिट मिलने का और जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस फॉर वर्क का प्रोविजन। टू सिक्योर अ लिविंग वेज, टू सिक्योर अ लिविंग वेज, a decent standard of life and social and cultural opportunities for all the workers. लिविंग वेज, मिनिमम वेज होती है बस, जैसे कपड़ा, घर, कपड़ा, रोटी, मकान। लिविंग वेज एक डिसेंट लिविंग, ताकि आपके पास हर कुछ डिसेंट तरीके से आपके पास हो, तो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, लिविंग वेज, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज हो फॉर ऑल दी वर्कर्स। आर्टिकल 43।
To take steps to secure the participation of workers in the management of industries, तो workers की participation हो management में, तो सिर्फ मैनेजमेंट ऊपर से टॉप डाउन अप्रोच ना हो, वर्कर्स की भी पार्टिसिपेशन हो मैनेजमेंट में. To raise the level of nutrition and standard of living of people and to improve public health. न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना. यहाँ पे हमारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स खत्म हुए. आगे हम करेंगे गांधीयन प्रिंसिपल्स. गांधीयन प्रिंसिपल्स कौन से प्रिंसिपल्स हैं, हमने बात की है जिसके बारे में ऑलरेडी थोड़ी सी. तो गांधीयन प्रिंसिपल्स आर द प्रिंसिपल्स विच आर बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी. वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन. जो गांधी जी ने अपने नेशनल मूवमेंट के दौरान जिन जिन आइडियल्स पे फोकस किया, वो वाले आइडियल्स की बात हो रही है सारी गांधीयन प्रिंसिपल्स में. तो कौन से हैं, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, तो विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना और उनको पावर्स देना, एंड एंडाउ देम विद नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी, ताकि वो सेल्फ गवर्नमेंट के यूनिट्स के जैसे काम कर सके, मतलब खुद से ही काम कर सके, उनके पास इतनी पावर और अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो खुद से ही काम कर सके. So to organize village panchayats and endow them with necessary powers and authority to enable them to function as units of self-government. Next, to promote cottage industries on an individual level, या तो इंडिविजुअल की कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए या कोऑपरेशन बेसिस पे इन रूरल एरियाज. आर्टिकल 43. To development of cottage industries, to promote cottage industries on an individual or cooperation basis in rural areas. अगला, to promote voluntary formation, autonomous functioning, independent, autonomous मतलब independent, voluntary मतलब खुद से आगे आना, voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative societies. तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जैसे बहुत फेमस एग्जांपल है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अमूल. तो कोई भी जैसे सोसाइटी जो एक कॉमन पर्पस के लिए बनी हो उसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं. So to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative society, Article 43B. फिर आएगा टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक, तो एजुकेशनल इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs, STs एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन. तो उनको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन, और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, एजुकेशनल इंटरेस्ट SCs का, STs का और बाकी वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी का, उनको प्रमोट करना. To prohibit consumption of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health. तो लिकर जैसे हो गया, अल्कोहल और ड्रग्स जो हार्मफुल है, यहाँ पे मेडिसिनल ड्रग्स की बात नहीं हो रही, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स की बात हो रही है जिससे हानि पहुंचती है. सो टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ, आर्टिकल 47. Then to prohibit the slaughter of cows, calves and other milch and draught cattle and to improve their breeds. तो स्लॉटर ऑफ काउस को प्रोहिबिट करना, काव्स को और बाकी जो भी मिल्क प्रोड्यूसिंग हैं और ड्रॉट कैटल है उनको ब्रीड्स को इम्प्रूव करना. यहाँ पे हमारा खत्म होता है गांधीयन प्रिंसिपल्स. नेक्स्ट आते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स. तो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं रिफॉर्म मॉडर्न. टू सिक्योर फॉर ऑल द सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, दैट ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन दे बिलोंग टू मस्ट बी गवर्न्ड बाय द सेम सिविल लॉ. सिविल लॉ जैसे विद रिस्पेक्ट टू मैरिज, प्रॉपर्टी. तो आज की डेट पे डिफरेंट, जैसे हिंदूज का अपना लॉ है, मुस्लिम्स का अपना लॉ है, तो डिफरेंट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन दे आर गवर्न्ड बाय डिफरेंट लॉज ऑफ देयर पर्टिकुलर रिलीजन. लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है
कि all should be governed as per one uniform civil law. फिर to provide early childhood care and education for all children until they complete age of 6 years, as Article 45. तो early childhood care and education for all the children until they complete the age of 6 years. To organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines. तो एग्रीकल्चर को भी इनोवेट करना, मॉडर्न तरीके से न्यू टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेट करना एग्रीकल्चर में और एनिमल हस्बेंड्री में. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. तो कितने ज्यादा अभी किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज के भी कुछ कुछ, जैसे हमने देखा कि कैसे इंडिविजुअल्स की भी ड्यूटी है, यहाँ पे स्टेट की ड्यूटी है. तो यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछता है एक स्टेटमेंट देने के बाद, कि पूछा कि क्या ये इसकी बात प्रियम्बल में की गई है, क्या इसकी बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में की गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज में की गई है. तो इसलिए आपको ये टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है. Further, to protect monuments, places, and objects of artistic or historic interests which are declared to be of national importance. So national importance की जो declared objects हैं, places हैं, जो artistic चीजें हैं, historic चीजें हैं, उनको protect करना, monuments को protect करना. To separate the judiciary from the executive, ये हो चुका है implement. To separate the judiciary from the executive in public services of the state. तो पहले नहीं था, पहले जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक ही पर्सन के अंडर थी, सिविल मजिस्ट्रेट, अब दोनों डिफरेंशिएट हो गए हैं. To promote international peace and security and to maintain just and honorable relations between nations. So, to promote international peace and security and maintain just and honorable relations between the nations and to foster respect for international law and treaty obligations. So, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज और ऑब्लिगेशंस हैं जो भारत साइन करता है, जिसका भारत एक मेंबर बनता है, उन सबको रिस्पेक्ट करना, इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना, सिक्योरिटी को प्रमोट करना और अपने जो नेशंस के साथ जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस को प्रमोट करना. फिर इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन. तो सीधा वॉर पे नहीं जाना अगर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं, आर्बिट्रेशन करना, नेगोशिएट करना, सेटलमेंट थ्रू कोर्ट करना, वॉर पे नहीं जाना. ये है हमारे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स. अब जो नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन से हैं, न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे बट अमेंडमेंट के द्वारा डाले गए. तो सबसे पहले अमेंड हुआ एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 के द्वारा, जहां पे 4 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डाले गए. कौन से के 4, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में. टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आर्टिकल 39. सो टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए बच्चों के पास अपने हेल्दी डेवलपमेंट के लिए. तो ये आर्टिकल 39 है जो कि 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इंक्लूड किया गया. टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, आर्टिकल 39A. तो इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड, ये भी 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इंक्लूड किया गया. टू टेक स्टेप्स to secure the participation of workers in the management of industries, article 43A. तो workers को भी include किया जाए management में, ये article 43A जो कि 42nd amendment act 1976 के द्वारा add किया गया. To protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife. तो environment को protect करना, forest को, wildlife को safeguard करना, जो कि liberal इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, आर्टिकल 48A, ये भी डाला गया 42nd अमेंडमेंट के द्वारा. 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा डाला गया आर्टिकल 38, जिसमें स्टेट को कहा गया कि द स्टेट रिक्वायर्स द स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी. तो ये वाला डाला गया आर्टिकल 38 किसके द्वारा, 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा. फिर 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 आया, जिसने सब्जेक्ट मैटर को चेंज किया.
आर्टिकल 45 को चेंज किया और एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया, जिसमें आर्टिकल 21A डाला गया। जो अमेंडेड डायरेक्टिव था उसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन प्रोवाइड की गई उस अंटिल द एज ऑफ 6 इयर्स। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर अप टू द एज ऑफ 6 इयर्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाया गया थ्रू 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। फिर 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 का आया, जिसने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डाला। कौन सा? कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड। सो इट रिक्वायर्ड द स्टेट टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative societies। तो ये 7 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अमेंडमेंट्स के द्वारा डाले गए। आगे हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और रिलेशन इनका आपस में दोनों का क्या है। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये नेगेटिव हैं मोस्टली, सारे नेगेटिव नहीं, कुछ पॉजिटिव भी हैं। नेगेटिव क्यों बोला जाता है? जब वो स्टेट को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो दीज आर नेगेटिव एज दे प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर दे आर पॉजिटिव एज दे रिक्वायर। वो कहता है कि स्टेट ये करे। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहता है कि स्टेट ये नहीं कर सकती। काफी सारे फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं, तो ये इसलिए इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को पॉजिटिव बोला जाता है। हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है कि फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसिएबल हैं, मतलब लीगली इन्फोर्सेबल हैं बाय द कोर्ट्स इन केस ऑफ देयर वायलेशन। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो नॉन जस्टिसिएबल हैं, वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है बाय द कोर्ट्स इफ दे आर वायलेटेड। फंडामेंटल राइट्स का मकसद क्या है? दे एम एट एस्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री, while directive principles of state policy they aim at establishing social and economic democracy also in the country। तो social and economic democracy हो कंट्री में, ये मकसद है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का। फंडामेंटल राइट्स हैव लीगल सैंक्शंस, तो ये लीगली बैक्ड अप है और इन्फोर्स हो सकता है कोर्ट में, बट ये मॉरल और पॉलिटिकल सैंक्शंस हैं। दीज हैव मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस। फंडामेंटल राइट्स प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल एंड हेंस दे आर पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक। ये इंडिविजुअल के राइट्स को प्रमोट करता है, लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी को प्रमोट करता है, तो ये ज्यादा सोसाइटी से और सोशलिस्टिक हैं। Fundamental rights do not require any legislation for their implementation, they are automatically enforced। तो फंडामेंटल राइट्स के लिए जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट कोई लॉ बनाए, वो ऑटोमेटिकली इन्फोर्स हो जाते हैं। लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंटेशन इनकी नहीं है, पार्लियामेंट को बाय लॉ या बाय नेसेसरी स्टेप्स इम्प्लीमेंट करेगी। So they require legislation for their implementation. Directive principles of state policy are not automatically enforced. The courts, then the fundamental rights, further the courts are bound to declare a law violative of any of the fundamental rights as unconditional and invalid। तो कोर्ट्स अगर कोई भी लॉ हो जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, उसको कोर्ट्स डिक्लेयर ही करेंगे एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। लेकिन यहाँ पे द कोर्ट्स कैन नॉट डिक्लेयर अ लॉ violative of any of the directive principles of state policy as unconstitutional and valid। लेकिन अगर कोई ऐसा लॉ हो जो वायलेट करे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, तो उसको कोर्ट डिक्लेयर नहीं कर सकती एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। However, they can uphold the validity of a law on the ground that it was enacted to give effect to a directive। लेकिन वो कोई ऐसे लॉ की वैलिडिटी अपहोल्ड कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लॉ का मकसद था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। तो उसका उल्टा नहीं हो सकता कि अगर इम्प्लीमेंट ना हो तो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करता। लेकिन अगर कोई लॉ का मकसद हो इम्प्लीमेंट करना, तो वो ये जरूर डिक्लेयर कर सकता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर लॉ का मकसद है इस पर्टिकुलर डायरेक्टिव को इम्प्लीमेंट करना।
आगे हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की डिबेट कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या फंडामेंटल राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसकी बहुत लंबी डिबेट है, हमें लंबी डिबेट में डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये नहीं पूछा जा सकता। लेकिन आपको जो मेन 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो पॉइंट है कि अगर आर्टिकल 39 बी और सी, जो प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ in a few hands and equitable distribution of resources for the common good, ये दोनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आर्टिकल 14 और आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 19(6) फ्रीडम्स ये वायलेट होती हैं, तो डिक्लेयर नहीं कर, अगर किसी वो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी हम पढ़ेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का भाग है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बेडरॉक है, ये पैरेलल है, जिसपे हमारी नींव है, जिसपे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है। तो हम एक को दूसरे से इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं। बैलेंस बिटवीन द बोथ इज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। द 25th अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल, आर्टिकल 31C। और आर्टिकल 31C में क्या बोला गया? नो लॉ विच सीक्स टू इम्प्लीमेंट, तो कोई भी जो भी लॉ जो इम्प्लीमेंट कर रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 39B एंड सी, जो मैंने आपको बोला, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द कॉमन गुड, ये दोनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर लॉ बन रहा है तो उसको डिक्लेयर नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड कि वो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा है। फिर फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने इन मिनर्वा मिल्स में कहा कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मिनर्वा मिल्स केस 1980 में कहा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is founded on the bedrock of balance between fundamental rights and directive principles of state policy. They together constitute the core of commitment to social revolution. They are like two wheels of a chariot, one no less than the other. To give absolute primacy to one over the other is to disturb the harmony of the constitution. तो अगर एक को हम important करेंगे तो हम harmony को बिगाड़ेंगे। This harmony and balance between the two is an essential feature of the basic structure of the constitution. तो ये हम harmony नहीं हटा सकते हैं constitutional amendment के द्वारा भी। The goals set out by the directive principles have to be achieved without abrogation of the means provided by the fundamental rights. तो वो कह रहे हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को आप इम्प्लीमेंट करो, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स को छेड़े बिना। तो इसमें ये चीज आपको समझना जरूरी है कि सिर्फ दो ही ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, आर्टिकल 39B और 39C, जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। बट किसी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उनको डिक्लेयर किया जा सकता है एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। The present position is that the fundamental rights enjoy supremacy over the directive principles, yet this does not mean that directive principles cannot be implemented. The Parliament can amend fundamental rights for implementing the directive principles so long the amendment does not damage or destroy the basic structure of the Constitution. तो Parliament fundamental rights को अभी भी amend कर सकता है to give effect to डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं उनको वायलेट करे बिना ये चीज होनी चाहिए। तभी जो इसका बैलेंस है बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये बरकरार रहेगा। तो इससे हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी खत्म होता है, समाप्त होता है। हमने फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इस सेगमेंट में अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो आप दोबारा से वीडियो देखिए।